नमस्कार साथियों, जीत क्लासेज के YouTube ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम महिला एवं बाल अपराध से संबंधित नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। महिला एवं बाल विकास। आज हमारा अधिनियम रहेगा किशोर न्याय अधिनियम 1986। किशोर न्याय अधिनियम 1986। तो ये अधिनियम क्या प्रावधान करता है? तो ये अधिनियम पारित तो कब हुआ था संसद में? 1986 के अंदर संसद में पारित कब हुआ था? 1986। लेकिन इसे भारत में लागू कब किया गया? 2000 में। लागू कब किया गया? 2000 के अंदर। फिर अगली बात याद रखनी, इसमें संशोधन, पुनः संशोधन कब हुआ? 2006 व 2011 में। ये चारों फैक्ट आपको याद रखने। सबसे पहले तो यह अधिनियम संसद द्वारा पारित 1986 के अंदर। अब पूरे भारत में लागू कब हुआ? 2000 के अंदर। फिर इसके अंदर पुनः संशोधन दो बार कब कब किए गए? तो 2006 और 2011 के अंदर। तो ये बातें आपको याद रखनी। इस अधिनियम में व्यापक रूप से परिवर्तन करके नए रूप में 2015 में लागू किया। ये भी बात आपको याद रखनी है। यानी इस एक्ट के अंदर बहुत सारा परिवर्तन हुआ, विस्तृत या व्यापक परिवर्तन करके इस अधिनियम को पुनः लागू कब किया गया? 2015 में। कब? पुनः संशोधित करके व्यापक रूप को इसमें कब लागू किया गया? 2015 के अंदर। ठीक है। फिर है वर्तमान में इस अधिनियम का नामकरण किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2016 है। यानी वर्तमान में इस अधिनियम का क्या नाम है? किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2016। तो ये नाम अब है। इस जब ये अधिनियम शुरुआत में बना था उस समय इसका नाम केवल कितना था? किशोर न्याय अधिनियम। तो एक प्रश्न यहां से ऐसा भी किया जा सकता है आपसे कि किशोर न्याय अधिनियम में विस्तृत रूप से संशोधन करके नया नाम क्या दिया गया? तो नया नाम आपको याद रखना है। ठीक है। तो ये दोनों बातें हर लाइन आपके लिए प्रश्न है, तो अच्छी तरीके से याद रखना है। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस अधिनियम में 10 अध्याय व 112 धाराएं हैं। यानी इस एक्ट के अंदर टोटल कितने अध्याय व धाराएं हैं? तो 10 अध्याय व 112 धाराएं हैं। और इस अधिनियम के तहत 2016 में नियमावली बनाई गई। यानी इस किशोर अधिनियम के तहत नई नियमावली, नए नियम कब बनाए गए? 2016 के अंदर। तो ये भी बात को आपको नोट रूप में याद रखनी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इस अधिनियम को न्यायिक रूप देने का प्रमुख कारण संस्थाओं में बच्चों के साथ बढ़ती घटनाएं। यानी इस अधिनियम को मेन रूप से लाने का कारण था कि बच्चों के खिलाफ भी संस्थाओं के अंदर भी बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं, इसलिए इस अधिनियम को बनाने का उद्देश्य ये रखा गया है। ठीक है। फिर है अपर्याप्त सुविधाएं। एक तो हो जाएगी प्रमुख कारण है संस्थाओं में बच्चों के साथ बढ़ती घटनाएं। फिर दूसरा अपर्याप्त सुविधाएं। फिर पुनर्वास की गुणवत्ता, अधिक संस्था में मामलों का लंबित रहना, और 16 साल से 18 साल के द्वारा 16 साल से 18 साल के बच्चों द्वारा किए जाने वाले जघन्य अपराध में वृद्धि के कारण इस अधिनियम को लाया गया। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। एक तो ये कि बच्चों से संबंधित अपराध बढ़े, इसलिए इस अधिनियम को लाया गया। फिर दूसरा, जो आपराधिक प्रवृत्ति के अंदर किशोर बच्चे फंस जाते हैं तो उनके पुनर्वास और उनकी सुविधाओं के लिए, और ऐसे लंबित मामले ज्यादा रहने के कारण इस अधिनियम को लाया गया। ठीक है। और किन के मध्य किशोर कहलाएंगे? आपके 16 से लेकर 18 साल के बच्चों को किशोर कहते हैं। ये बच्चे जघन्य अपराध में लिप्त है, इसलिए इन बच्चों के लिए, सॉरी ध्यान रखना, किशोर की आयु होती है आपके 14 से लेकर 18 तक। ठीक है ना। लेकिन 16 से लेकर 18 तक के मामले ज्यादा बड़े हैं, इसलिए इसकी रोकथाम के लिए अधिनियम लाया गया। तो हर लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो इन बातों को विशेष तौर से ध्यान रखना है। फिर बढ़ते हैं आगे। अगला है निम्न बच्चों पर यह एक्ट लागू होता है। यानी ये अधिनियम कौन कौन से बच्चों पर लागू होता है, यानी किन के संरक्षण की बात करता है? तो ये लाइन आपको अच्छी तरीके से याद रखनी। पहला, ऐसे बच्चे जिनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं हो या माता पिता या संरक्षक नहीं हो, उन बच्चों के लिए पुनर्वास के लिए यह अधिनियम बनाया गया है। और ऐसे बच्चे अपराधों में लिप्त नहीं हो, उसके लिए यह अधिनियम कार्यरत है। तो पहली लाइन तो आपको याद रखना, किन बच्चों पर लागू होता है?
तो ऐसे बच्चे जिनका स्वयं का मकान नहीं है, ना ही माता पिता या और कोई संरक्षक है, तो इन बच्चों को संरक्षण दिया जाता इस अधिनियम के तहत। फिर अगला है माता पिता द्वारा बच्चे के साथ मारपीट, फिर शोषण या उपेक्षा की हिंसा की जाती है, तो ऐसी स्थिति में बालकों को भी संरक्षण दिया जाता है किशोर अधिनियम के तहत। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। फिर यह कानून ऐसे बच्चों पर भी लागू होता है जिनके द्वारा ऐसा किया जाए तो कानून अपराध की श्रेणी में आता है, यानी ऐसे कोई जघन्य अपराध करे बालक, तो ये बालक भी इस अधिनियम के तहत इस एक्ट के अंदर शामिल किए जाते हैं। तो किन किन बच्चों पर लागू होता है, ये तीनों बातें आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है कि किशोर अधिनियम किन किन बच्चों के लिए लागू होता है। तो पहला ये हो जाएगा जिनके माता पिता या मकान नहीं हो, दूसरा ऐसे बच्चे जिनके साथ माता पिता सौतेला व्यवहार करते हैं या मारपीट करते हैं, तो उन बच्चों के लिए, और तीसरा ऐसे बच्चे जो आपके 14 से 18 वर्ष की आयु के हैं और बाल अपराधों में लिप्त है, तो उनके पुनर्वास के लिए, उनके आगे सुधार के लिए इस अधिनियम को बनाया गया है। ठीक है, फिर बढ़ते हैं आगे। नोट, इस अधिनियम के तहत विशेषता किशोर पुलिस इकाई, ये बात आपको विशेष तौर से याद रखनी है, किशोर पुलिस इकाई जिसे इंग्लिश में कहेंगे स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट, पुलिस यूनिट का गठन किया गया है। यह प्रश्न सीधी तौर पर पूछा जा सकता है कि कौन से अधिनियम के तहत स्पेशल पुलिस यूनिट का गठन किया गया है या किशोर पुलिस इकाई का गठन किया गया है, तो ये कौन सा हो जाएगा आपके किशोर अधिनियम। कौन से अधिनियम के तहत, किशोर अधिनियम के तहत ऐसी व्यवस्था की गई है। ठीक है, इसे अपन इंग्लिश में कहते हैं स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट, इकाई को अपन यूनिट कहते हैं, SJPU। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। फिर इसके बाद में प्रत्येक जिले में गठित स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट तथा प्रत्येक थाने में बाल कल्याण पुलिस अधिकारी की नियुक्ति होगी। ये लाइन आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि किशोर अधिनियम के तहत कहां पर स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट गठित की जाएगी, तो ये बात याद रखनी है जिले स्तर पर। कहां पर यह गठित होगी, जिले स्तर पर। फिर आपको याद रखना है प्रत्येक थाने स्तर पर, यानी हर थाने के अंदर प्रत्येक थाने स्तर में एक बाल कल्याण पुलिस अधिकारी की नियुक्ति होगी। किस अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, जिसे अपन कहते हैं चिल्ड्रन वेलफेयर पुलिस ऑफिसर। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी की नियुक्ति तो होगी आपके प्रत्येक थाने में, ये तो होगी आपके प्रत्येक थाने में, जबकि प्रत्येक जिले के अंदर क्या गठित होगी आपके स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट, जिसे अपन कहते हैं किशोर पुलिस इकाई। ठीक है, तो ये कौन से अधिनियम के तहत है, किशोर अधिनियम के तहत ऐसा प्रावधान किया गया है। ये बात आपको विशेष तौर से याद रखनी है। फिर जिनसे, यानी इन दोनों संस्थाओं से अपेक्षा की जाती है कि बच्चों के मामले में बिना विलंब एवं सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए कार्य करे, यानी त्वरित रूप से बच्चों को जल्दी से जल्दी न्याय दिलाने का कार्य इन लोगों का है, यानी इस यूनिट का है, प्लस इस बाल कल्याण पुलिस अधिकारी का ये कर्तव्य है। ठीक है, फिर बढ़ते हैं आगे। इसके बाद में अगली बात है SJRU, यानी स्पेशल जुवेनाइल आर कैसे आ गया, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट, P आएगा, पुलिस यूनिट एवं SWPO के कार्य। SWPO का मतलब हो जाएगा आपके चिल्ड्रन वेलफेयर पुलिस ऑफिसर। तो अभी अपन ने दो बातें लिखी थी, एक तो लिखी थी विशेष पुलिस इकाई यानी किशोर पुलिस यूनिट, जो तो कहां पर थी, जिला स्तर पर। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा आपके, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं अपन, स्पेशल जुवेनाइल। ठीक है, फिर हो जाएगा पुलिस यूनिट, और इसे अपन कहेंगे बाल, हिंदी में कहेंगे बाल विकास, बाल कल्याण पुलिस ऑफिसर, सॉरी अधिकारी, इंग्लिश में कहते हैं अधिकारी, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी। और इसके अंदर इन दोनों के कार्य क्या है, तो इन दोनों के कार्यों की बात अपन करें तो यहाँ पर बच्चों के संपर्क में आने वाले बाल कल्याण अधिकारी जहां तक हो सादे कपड़े में बिना वर्दी में होंगे, यानी अगर कोई बाल अपराधी है, बच्चा है, तो उनसे पूछताछ करनी है तो मैत्रीपूर्ण व्यवहार में की जाएगी,
और उस बालक के सामने पुलिस की वर्दी में नहीं जाएगा, पूछताछ के लिए सामान्य वर्दी में या सादे कपड़े में जाएगा, जिससे बच्चा बिना डरे सारी बातें उसको बता सके। तो ये भी आपको विशेष याद रखना है कि कौन से अधिनियम के तहत पुलिस को सादे कपड़ों में रहकर पूछताछ की जाती है। तो कौन सा अधिनियम हो जाएगा? किशोर अधिनियम। ठीक है। फिर अगला है, दूसरी बात याद रखनी है, बालिकाओं के साथ संपर्क के लिए महिला पुलिस कर्मियों को ड्यूटी पर लगाया जाएगा। यानी अगर कोई बालिका से पूछताछ की जानी है या किसी महिला को गिरफ्तार किया जाना है तो उस समय कौन साथ में होगी? महिला पुलिस कर्मियों को ड्यूटी पर लगाया जाएगा। तो ये भी इस अधिनियम के तहत प्रावधान है, किशोर अधिनियम के तहत। अगला है CWPW यानी बाल कल्याण पुलिस ऑफिसर बच्चों से विनम्र और सौम्य शांतिपूर्ण तरीके से बालचित व्यवहार करेगा, यानी बाल मैत्रीपूर्ण व्यवहार करेगा। ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है, बाल मैत्रीपूर्ण व्यवहार कौन करेगा? जो बाल कल्याण पुलिस अधिकारी है। कौन से अधिनियम में? किशोर अधिनियम में। ठीक है। चौथी बात आपको याद रखनी है, बच्चों को उपयुक्त चिकित्सीय सहायता, बच्चों को उपयुक्त चिकित्सीय सहायता या दुभाषी की व्यवस्था या विशेष शिक्षक की सहायता से की जाएगी। यानी अगर पूछताछ के लिए बच्चों को आपके दुभाषी की यानी भाषा समझ में नहीं आ रही है पूछताछ करने वाला अधिकारी को, तो बच्चों से दुभाषी के माध्यम से भी उसका बयान लिया जाएगा। या अगर विकलांग है बालक या अपन कह सकते हैं मूक बधिर है तो विशेष शिक्षक के सहायता से उससे पूछताछ की जाएगी। तो ये भी इस अधिनियम के तहत किया जाता है। अगला है, बाल अनुकूल वातावरण में बच्चे से उसके अभिभाषणों की, अभिभावकों है यहाँ पर, अभिभावकों की उपस्थिति में बातचीत की जाएगी। यानी बच्चे से उचित अनुकूल वातावरण में बात की जाएगी, यानी उससे डरा धमकाया नहीं जाएगा, आसानी से पूछा जाएगा। तो बाल मैत्रीपूर्ण या बाल वातावरण में बच्चे को उसके अभिभावकों की उपस्थिति में बातचीत की जाएगी। ठीक है। अगला है, किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला जाएगा तथा बच्चे से किसी कथन पर हस्ताक्षर करने के लिए नहीं कहा जाएगा। यानी जबरदस्ती कहीं पर भी बच्चे से पूछताछ के बाद हस्ताक्षर के लिए नहीं कहा जाएगा। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना होता है जब आपके ये विशेष पुलिस यूनिट कार्यरत करती है इस अधिनियम के तहत। और दूसरा, आपके जो बाल कल्याण पुलिस ऑफिसर है प्रत्येक थाने में, वो पूछताछ के समय इन बातों को अपनाते हुए अपनी जांच को आगे बढ़ाएगा। तो ये बातें आपको इस अधिनियम के तहत याद रखनी है। फिर अगला है नोट, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से बच्चे को निःशुल्क विधिक या कानूनी सहायता दी जाएगी। यानी इस अधिनियम के तहत आपको याद रखना किसके द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। तो नाम याद रखना है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बच्चों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करता है। ठीक है। फिर याद रखना नोट रूप में, सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट, सोशल बैंक अकाउंट रिपोर्ट या प्रारूप पृष्ठ बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा किशोर न्यायालय बोर्ड को भेजी जाएगी। यहाँ पर आपको याद रखना है, आपराधिक प्रवृत्ति का बच्चा है, बच्चे ने अगर अपराध किया है तो उसकी पूरी रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसे अपन कहते हैं सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट। सामाजिक पृष्ठभूमि का मतलब है जो बच्चा कहाँ पर रह रहा है, उसका जो वातावरण कैसा है, किन परिस्थितियों में वो उसने अपराध किया है, इन सब की वो जन्म से लेकर उसकी आयु तक की पूरी पृष्ठभूमि की क्या बनाएगा, एक रिपोर्ट बनाएगा, सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट। तो वहां पर जाकर यानी जहां पर बच्चा रह रहा है वहां पर उसकी स्थिति की अवलोकन करके पूछताछ करके एक रिपोर्ट बनाएगा बच्चे के बारे में, जिस रिपोर्ट को अपन क्या कहेंगे, सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट। ठीक है। सामाजिक पृष्ठभूमि रिकॉर्ड रखेगा और इसे अपन कहते हैं सोशल बैंक अकाउंट रिपोर्ट या प्रारूप पृष्ठ रिपोर्ट। और ये बनाने का कर्तव्य किसका है, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी का, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी का ऑफिसर CWPO का ये कार्य है कि वो ऐसी सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट बनाएगा और किसको सौंपेगा, किशोर न्यायालय बोर्ड को। ये भी याद रखना है, किसको सौंपा जाएगा, किशोर न्यायालय बोर्ड को। तो हर लाइन के लिए आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। इसके बाद में जिले के सभी बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों
तथा बाल कल्याण परिवीक्षक अधिकारियों और पैरा लीगल एवं स्वयं सेवी संस्थाओं को इस रिपोर्ट के बारे में सक्षम होना चाहिए। यानी इस रिपोर्ट को आपके एनजीओ को भी दी जा सकती है, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी है उनको ये तैयार करेंगे, और जो प्रशिक्षक अधिकारी है उनको भी दे सकता है। और ये एनजीओ को इसलिए दी जाती है कि एनजीओ इनका अवलोकन करके जागरूक करने के लिए कार्य कर सके। तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है इस अधिनियम के तहत, ठीक है। एक ये भी याद रखना है कौन से अधिनियम के तहत, कौन से अधिनियम के तहत सोशल या सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो कौन सा अधिनियम हो जाएगा, किशोर अधिनियम, ठीक है। तो ये बात आपको विशेष तौर से याद रखनी है। अगला है आपके बच्चों एवं महिलाओं से संबंधित मामलों में पुलिस की भूमिका। तो ये अधिनियम आपके किशोर अधिनियम पूरा हो जाता है। अब है सारे जितने भी आपने अधिनियम देखे उन मामलों में बच्चों एवं महिलाओं से संबंधित अपराधों के मामलों में पुलिस की क्या भूमिका है, यानी पुलिस को क्या क्या करना चाहिए। तो इन बातों को आपको याद रखना है। तो इसके अंदर अपन पहली भूमिका की बात करें तो अपराध होने की संभावना या होने पर रिपोर्ट लिखना, यानी कहीं पर भी अपराध हुआ है तो उस अपराध की क्या लिखी जाएगी, रिपोर्ट ली जाएगी, रिपोर्ट लिखी जाएगी। ये पुलिस का क्या है, कर्तव्य। फिर दूसरा एफआईआर लिखना, सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट तैयार करना और उसकी क्या करना, जांच करना। ये भी किसका कर्तव्य है, पुलिस का कर्तव्य है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, एफआईआर लिखना। अब यहां पर आपको याद रखना है एफआईआर का पूरा नाम है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं अपन प्राथमिक सूचना रिपोर्ट, प्राथमिक सूचना प्रतिवेदन। रिपोर्ट को हिंदी में कहते हैं प्रतिवेदन। तो एफआईआर लिखी जाएगी पुलिस के द्वारा और सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट भी दर्ज की जाएगी। और सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट तैयार कौन करता है, तो वो हो जाएगा आपके प्रत्येक थाने के अंदर जो नियुक्त है बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, वो इस रिपोर्ट को बनाएगा। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। फिर तीसरा, बच्चों एवं महिलाओं से संबंधित प्राप्त शिकायतों का दैनिक रजिस्टर में एंट्री करना, यानी बच्चों एवं महिलाओं से संबंधित जो भी अपराध हुए उनको शिकायतें जो भी आई है उन शिकायतों का क्या रखना है, दैनिक रजिस्टर में एंट्री करनी है। तो ये भी पुलिस की कर्तव्य हो जाएगा। फिर अगला है नोट, बालक और किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियम अधिनियम 1986 की धारा 14, 16 के तहत 14 और 16 के तहत प्राथमिक सूचना दर्ज करनी चाहिए एवं परिस्थितियों के अनुसार किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 75-79 के तहत एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। ये पुलिस का कर्तव्य है। वापस ध्यान दीजिए, इसमें पुलिस का कर्तव्य है कि अगर बालक और किशोर श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 की धारा के तहत बालक से कोई जबरदस्ती मजदूरी करवाता, श्रम करवाता है, तो इस अधिनियम के तहत, इस अधिनियम की कौन सी धारा के तहत, 14 और 16 के तहत एफआईआर लिखी जाएगी। ये तो किस अधिनियम के तहत हो जाएगा, बालक और किशोर श्रम अधिनियम 1986 के तहत। इसके तहत अगर किसी बालक से बाल श्रम करवाया जाता है तो उसके लिए जो एफआईआर लिखी जाएगी कौन सी धारा के तहत लिखाई जाएगी, धारा 14 व 16 के तहत। ये बात आपको याद रखनी। फिर दूसरी बात इस अधिनियम के तहत याद रखनी है कि अगर किशोर न्याय अधिनियम 2015 इसकी धारा के तहत अगर किसी किशोर ने अपराध किया है तो उस अपराध के लिए इस किशोर अधिनियम 2015 की धारा 75 एवं 79 के तहत पुलिस क्या करेगी, एफआईआर लिखेगी। तो ये बात आपको दोनों अधिनियमों में विशेष तौर से याद रखनी है कि अगर इस अधिनियम के तहत पुलिस कौन सी धारा के तहत रिपोर्ट दर्ज करेगी और इस एक्ट के तहत कौन सी में करेगी। तो दोनों बातों को अच्छी तरीके से याद रखना है, ठीक है। फिर बढ़ते हैं आगे। अगला, बंद व मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 की धारा 16, 17, 18 और 19 के तहत ऐसे मामले की एफआईआर दर्ज की जाएगी। तो यहां पर आपको याद रखना, बंद व मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976। बंद व मजदूरी का मतलब है किसी व्यक्ति को गुलाम बनाकर, बंदी बनाकर उसको अपने पास रखना और उससे जबरदस्ती अपने कार्य करवाना और बिना मजदूरी के कार्य करवाना, इसे अपन क्या कहते हैं, बंद व मजदूरी। तो बंद व मजदूरी के लिए एक अलग से अधिनियम बना हुआ है 1976 और इस अधिनियम की धारा
16, 17, 18 और 19 के तहत क्या है आपके मामले की क्या की दर्ज की जाएगी, FIR दर्ज करेगी। कौन करेगी, पुलिस करेगी। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखना। तो इन तीनों धाराओं को, 3 अधिनियम अभी आपने जो देखे, इनकी धाराएं सहित अंदर वाली बातें आपको ध्यान में रखनी है। फिर अगला है आदेश जारी करने के लिए बाल संरक्षण संबंधित पुलिस अधिकारी, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट यदि आदि को रिपोर्ट करनी होगी। यानी अगर बालकों से संबंधित अपराध है, किशोर अपराध है, तो किशोर अपराध के लिए आप अलग से ये बाल कल्याण पुलिस अधिकारी बना हुआ है, तो वो व्यक्ति आपके पुलिस अधिकारी स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट आदि को अपनी रिपोर्ट क्या करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। तो ये भी इस पुलिस का कर्तव्य हो जाता है। अगला है पुलिस एवं किशोर जुवेनाइल इकाई के तहत देखभाल की आवश्यकता रखने वाले बच्चे की संरक्षण हेतु व्यवस्था करेगी। यानी बाल अपराधी है आपके किशोर न्याय अधिनियम के तहत, उसके लिए क्या है आपके जो स्पेशल पुलिस यूनिट बनी हुई है, वो उसके कल्याण के लिए अगर आवश्यकता महसूस करती है तो उसके संरक्षण हेतु व्यवस्था करेगी। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर दहेज निषेध अधिनियम के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति निकट के पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करा सकता है। ये आपके दहेज निषेध अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति, यानी पीड़िता होना जरूरी नहीं है, कोई भी पड़ोसी है या जिस व्यक्ति के ध्यान में आया कि यहाँ पर दहेज उत्पीड़न से महिला परेशान है, तो कोई भी व्यक्ति आपके निकट पुलिस थाने में दहेज से संबंधित शिकायत दर्ज करवा सकता है और पुलिस का काम होगा कि उसको शिकायत के रूप में दर्ज करे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है यदि घरेलू हिंसा की कोई सूचना किसी पुलिस या संरक्षण अधिकारी या मजिस्ट्रेट को दी गई है तो उनके द्वारा पीड़िता को निम्न जानकारी देनी होगी। यानी अगर घरेलू हिंसा से संबंधित कोई मामला है और शिकायत आपके पुलिस के पास आई है या संरक्षण अधिकारी के पास आई है या मजिस्ट्रेट के पास आई है, तो इन तीनों का यह कर्तव्य है कि उस पीड़िता को निम्न बारे में कानूनी जानकारी देनी होगी। यानी कौन कौन सी कानूनी जानकारी देनी है, तो पहली तो है उसे संरक्षण पाने का अधिकार है। यानी इस घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत महिलाओं को संरक्षण पाने का अधिकार है, वो जानकारी देगा आपके ये अधिकारी। दूसरा, उस पीड़िता को समझाएगा कि सेवा प्रदाता की आप सेवा भी प्राप्त कर सकते हैं जो आपको न्याय दिलाने में सहायता करेगी। फिर अगला, संरक्षण अधिकारी की सेवा उपलब्धता। संरक्षण अधिकारी भी इस अधिनियम के तहत पीड़िता को समझाएगा और उसके अधिकार बताएगा और क्या क्या उस अधिनियम में प्रावधान है जानकारी देगा। फिर निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का भी सुझाव देगा, यानी किस तरीके से पीड़िता निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकती है उसकी जानकारी इन अधिकारियों को पीड़िता को बतानी होगी। फिर पांचवा कर्तव्य है परिवार पात्र दाखिला करने का अधिकार। परिवार पात्र दाखिला का मतलब परिवार का वाद, यानी केस दर्ज कराने का भी अधिकार, पारिवारिक वाद दर्ज करवाने का अधिकार भी महिलाओं को है। ये भी जानकारी कौन देगा, ये संरक्षण अधिकारी देंगे। फिर संज्ञेय अपराध के लिए पुलिस को कार्रवाई से यह प्रावधान नहीं रोक सकता। उपरोक्त सभी की जानकारी उपयुक्त अधिकारियों द्वारा पीड़िता को उपलब्ध करवाई जाएगी। तो ये सारी जानकारियां पीड़ित को बनाने का कर्तव्य किसका है, तो यहां पर होगा पुलिस का है या फिर अपन कह सकते हैं संरक्षण अधिकारी का है या मजिस्ट्रेट का ये कर्तव्य है कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत महिलाओं को इस अधिनियम की सारी जानकारी उपलब्ध करवाए। तो ये आपके इनके कर्तव्य हो जाएंगे। फिर बढ़ते आगे। अगला है नोट, आपराधिक कानून संशोधित अधिनियम 2013 में महिला अपराध की सुनवाई बंद कमरे में तथा कार्रवाई की वीडियो करने का भी प्रावधान है। यानी वीडियोग्राफी करने का भी क्या है, प्रावधान है। यानी कहने का मतलब है अगर आपराधिक कानून संशोधित अधिनियम 2013 इसके अनुसार प्रावधान किया गया है कि अगर महिला अपराधी है या महिला पीड़िता है तो ऐसी स्थिति में महिला की सुनवाई बंद कमरे में तथा कार्रवाई का वीडियो करने का भी प्रावधान है। यानी ऐसी आपत्तिजनक बातें हैं, ऐसा कोई यौन उत्पीड़न संबंधी मामला हो जाता है तो ऐसी स्थिति में महिला असहज महसूस नहीं करे तो उसके लिए आपके अलग से बंद कमरे में उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ में आपके बयान दर्ज किए जाते हैं जो केवल और केवल किसको बाद में दिखाए जाते हैं, न्यायालय को ही बताए जाते हैं, अन्य लोगों तक ये बात नहीं पहुंचती है। तो ऐसा प्रावधान भी किया गया है। कौन से कानून के तहत किया गया है, तो आपराधिक कानून अधिनियम 2013 के तहत ऐसा प्रावधान किया गया है। इस कानून में
महिलाओं के विरुद्ध एफआईआर दर्ज नहीं करने वाले पुलिस कर्मियों को भी दंडित करने का प्रावधान है। यानी अगर पुलिस भी लापरवाह है और महिला संबंधी कोई मामला है और अगर वो केस दर्ज नहीं करता है तो उस पुलिस कर्मी के खिलाफ भी दंडनीय अपराध के तहत कार्रवाई की जाती है। फिर अगला है आपके पीड़िता महिला पुलिस के पास आती है तो पुलिस को उसके साथ सहजता, संवेदनशीलता एवं गंभीरता से बात तथा व्यवहार करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई महिला की शिकायत दर्ज करने से मना कर दे, उसकी बात को नहीं सुने। अगर ऐसा पुलिसकर्मी करता है तो पुलिसकर्मी के खिलाफ सेवा नियमों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए इन बातों को भी आपको ध्यान रखना है। फिर अगला है महिला संबंधी अपराध की स्थिति में केवल महिला पुलिस अधिकारी या महिला कार्मिक द्वारा ही महिला को गिरफ्तार किया जाएगा। यानी अगर कोई महिला अपराधी है तो उसकी गिरफ्तारी केवल महिला कांस्टेबल द्वारा ही की जाएगी, पुरुष कांस्टेबल द्वारा उसकी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। फिर अगला है रेप के प्रकरणों में अन्वेषण। रेप के प्रकरणों में अन्वेषण यानी जांच दल महिला पुलिस अधिकारी एवं महिला पुलिस कार्मिकों को सम्मिलित किया जाएगा। यानी ऐसे मामले में भी महिला पुलिस कर्मियों या अधिकारियों को शामिल किया जाएगा। अगला है विशेषकर पीड़िता के बयान लिखते समय उसके निवास पर या उसके इच्छित स्थान पर लिया जाएगा। अगर ऐसा मामला रेप पीड़िता का मामला है तो उसका बयान उस पीड़िता के इच्छित स्थान पर भी लिया जा सकता है, यह भी प्रावधान किया गया है। ठीक है, फिर बढ़ते हैं आगे। महिला एवं परिवादी व गवाह को यथासंभव थाने में नहीं बुलाया जाएगा। यानी अगर किसी गवाह के रूप में महिला है तो जहां तक हो सके उस महिला को गवाही के लिए पुलिस थाने में नहीं बुलाया जाएगा, ऐसा प्रावधान है। जहां तक हो सके, जरूरी नहीं है कि कभी बुलाया भी जा सकता है, लेकिन जहां तक हो सके थाने में महिला को नहीं बुलाया जाएगा। और सूर्यास्त के पश्चात व सूर्य उदय से पूर्व किसी भी परिस्थिति में महिला को थाने में नहीं बुलाया जाएगा। ये बात अगर कैसा भी बड़ा अपराध है तो उस अपराध के लिए या गवाह के लिए किसी भी महिला को आपके सूर्यास्त के पश्चात और सूर्य उदय से पहले कभी भी थाने में नहीं बुलाया जाएगा। यह भी बात आपको विशेष तौर से याद रखनी है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। फिर अगला है नोट रूप में महिला संबंधी अपराध की स्थिति में बिना महिला पुलिस कांस्टेबल की उपस्थिति में किसी भी महिला को शाम 6 बजे के बाद, यह भी बात याद रखनी है, शाम 6 बजे से बाद और सुबह 6 बजे से पहले गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। यानी किसी भी अपराध में अगर महिला लिप्त है तो ऐसी स्थिति में उस महिला को आप पुलिस शाम को 6 बजे के बाद में और सुबह 6 बजे से पहले गिरफ्तार नहीं कर सकती। तो इस बात को भी आपको विशेष तौर से नोट रूप में याद रखना है। फिर अगला है महिला अपराध होने की स्थिति में उसकी शिकायत महिला थाने में ही दर्ज की जानी चाहिए। यानी जहां तक वो महिला संबंधी अपराध है तो उसकी शिकायत कहां पर दर्ज की जाए, महिला थाने में दर्ज की जाए। फिर है महिला अपराध होने की स्थिति में महिला केस को किसी थाने में दर्ज करवा सकते हैं, सेम बात होगी। इसके बाद में है ये बात भी होगी, डबल लिख दिया ना, चलो। अब है ये तो हो गया आपके पुलिस के कर्तव्य, यानी किन किन बातों को पुलिस को ध्यान रखना है और किन बातों के तहत कार्रवाई करनी है, ये पुलिस की भूमिका संबंधी था। अब महिला एवं बाल अपराध से संबंधित हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महत्वपूर्ण आदेश जारी किए थे समय समय पर, किन्हीं बातों को लेकर, किन्हीं वाद को लेकर। तो यहां पर आपको याद रखना, बच्चों से संबंधित अपराधों में हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण आदेश, यानी कब कब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किए। तो एक तो आपको वाद याद रखना है, यूनियन ऑफ इंडिया, यहां पर आप क्या है, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम इंडिपेंडेंस कर दिया, इसमें इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्र, भारत संघ बनाम स्वतंत्र विचार नामक एक वाद चला था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, एक केस दायर हुआ था। तो उस केस के तहत सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया, तो ये वाद आपके था, किसके खिलाफ था, भारत सरकार वर्सेज स्वतंत्र विचार नामक से एक केस दर्ज किया गया बालकों संबंधी, महिलाओं संबंधी, और उसके अंदर क्या फैसला आया। इसके बाद में 11 अक्टूबर 2017 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के अनुसार किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी महिला के साथ उसकी मर्जी हो या
न हो, शारीरिक संबंध स्थापित किया जाता है, चाहे वो उसकी पत्नी ही क्यों ना हो, जो 18 वर्ष से कम है या वो विवाहिता हो या अविवाहिता हो, उसे क्या माना जाएगा? रेप माना जाएगा। तो ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कब सुनाया? तो आपको याद रखना है 11 अक्टूबर 2017 के अंदर सुनाया है। और कौन से वाद के तहत, कौन से केस के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया है? तो यूनियन ऑफ इंडिया वाद, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम स्वतंत्र विचार या इंडिपेंडेंस, ठीक है, तो उस वाद के अंदर, उस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। तो ये फैसला भी आपको याद रखना है, और कौन से वाद में ऐसा किया गया और किसने ऐसा फैसला सुनाया? तो सुप्रीम कोर्ट ने। फिर अगला है बचपन बचाओ आंदोलन की एक याचिका पर, यह भी याद रखना है, वाद का नाम याद रखना है, या कौन सा मामला था? बचपन बचाओ आंदोलन की एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में सभी राज्य सरकारों एवं केंद्र सरकारों को आदेश दिया। किन किन को? राज्य सरकार और केंद्र सरकार को आदेश दिया कि गुमशुदगी के मामले को संभावित रूप से अपराध मानते हुए एफआईआर दर्ज की जाए। यानी ये फैसला आपके बचपन बचाओ आंदोलन के तहत सुप्रीम कोर्ट ने दिया, और इसके तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार को स्पष्ट रूप से आदेश दिया कि अगर पुलिस थाने में गुमशुदगी का मामला आता है, कोई बालक गुमशुदा हो जाता है, कोई बालिका गुमशुदा हो जाती है, या कोई महिला गुमशुदा हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में एफआईआर लिखते समय ये मेन रूप से मानकर चले कि इसके अंदर अपराध हुआ है। यानी अगर पता नहीं चला कि भाई किस कारणों से गायब हुआ या गुमशुदा हुआ, लेकिन फिर भी पुलिस को यह मानना है कि ऐसे मामले में संभवतः क्या हुआ है? अपराध हुआ है, और उसकी क्या लिखे? वो एफआईआर दर्ज करके छानबीन करे या खोज करने का कार्यक्रम शुरू करे। तो ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में कौन से आंदोलन के तहत एक याचिका में दिया था? बचपन बचाओ आंदोलन के तहत एक याचिका की सुनवाई के समय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया था। किन किन को दिया था? तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार को आदेश दिया। फिर अगला है बच्चों की गुमशुदगी के मामले में अब तक कोई कानून नहीं था, यानी था, किंतु न्यायालय ने गुमशुदगी को परिभाषित करते हुए इसे रोकने के लिए कठोर कदम उठाने का आदेश दिया। यानी कहने का मतलब है गुमशुदगी संबंधी कोई भी अधिनियम भारतीय दंड संहिता में अब तक नहीं शामिल किया गया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा एक प्रावधान किया ताकि इस मामले में कठोर सजा दी जा सके। तो इस बात को भी आपको याद रखना है। इसी प्रकार आपराधिक न्याय कानून के लिए किए गए संशोधन में न केवल बाल तस्करी को परिभाषित किया है, बल्कि इस अपराध के लिए कठोर दंड के भी प्रावधान शामिल किए गए हैं। यानी इस प्रकार के आपराधिक जो न्याय कानून है उनमें संशोधन करके केवल तस्करी को परिभाषित किया है, बल्कि इस अपराध के लिए कठोर दंड का भी प्रावधान किया है। फिर है इससे पूर्व बाल यौन अपराध रोकथाम के लिए कानून बनाया गया है, जिसके तहत बच्चों के साथ होने वाले सभी अपराधों में कठोर सजा के प्रावधान दिए गए हैं। सभी अपराधों में कठोर सजा का प्रावधान दिया गया है। कौन से में? पॉक्सो एक्ट के तहत। फिर है आपके अगली पॉइंट है स्कूली बालक के साथ दुर्व्यवहार व हिंसा संबंधी निम्न मामले माने जाएंगे। यानी स्कूल के अंदर बालक के साथ कोई दुर्व्यवहार किया जाता है तो कौन कौन से व्यवहार स्कूल के अंदर बालक के खिलाफ दुर्व्यवहार की श्रेणी में माने जाएंगे? तो पहला है आपके रैगिंग या छेड़खानी। रैगिंग या छेड़खानी का मतलब है कोई नया स्टूडेंट एडमिशन लेता है तो पुराने वाले जो बच्चे हैं वो उनको नए वाले बच्चे को परेशान करते हैं। हर तरीके से जब परेशान किया जाता है तो इसे रैगिंग कहा जाता है। तो इस रैगिंग के पर भी आपके क्या माना गया? इसको भी क्या माना गया? हिंसा की श्रेणी में रखा गया। इसको गलत व्यवहार की श्रेणी की संज्ञा दी गई है। फिर दूसरा याद रखना, ये सारी बातें आपसे ऐसे पूछी जाएगी कि स्कूल स्तर पर बालक के साथ कैसा दुर्व्यवहार हिंसा मानी जाएगी। प्रश्न इस टाइप से पूछा जाएगा कि स्कूल स्तर पर कौन से व्यवहार बालक के हिंसा की श्रेणी में रखे जाएंगे। तो पहला है रैगिंग या छेड़खानी, ये बालक के साथ किस व्यवहार में आता है? दुर्व्यवहार या हिंसा की श्रेणी में आता है स्कूल के अंदर। फिर दूसरा है स्वच्छता एवं स्वास्थ्य संबंधी गुणों के प्रति अनियमितता या ध्यान नहीं देते हैं। तो अगर स्कूल के अंदर शिक्षक और
हेडमास्टर अगर बच्चों के स्वास्थ्य के लिए ध्यान नहीं देते हैं तो ये भी क्या माना जाएगा, बालक के प्रति हिंसा मानी जाएगी, दुर्व्यवहार माना जाएगा। इसीलिए आप स्कूलों के अंदर देखते हैं कि छोटे बच्चों के लिए अच्छे वस्त्र यानी साफ वस्त्र और नाखून कटे हुए, ये सारी बातें समय समय पर शिक्षक कहते रहते हैं। तो किस वजह से कहते हैं, क्योंकि ये शिक्षक का क्या है, कर्तव्य है। और अगर ऐसा नहीं करता है कोई भी शिक्षक तो उसे बालक के साथ क्या माना जाएगा, दुर्व्यवहार या हिंसा मानी जाएगी। फिर तीसरा है आपके विद्यालय का बुनियादी ढांचा बच्चों के अनुकूल न हो, यानी अगर विद्यालय बना हुआ है और उसके अंदर जो बुनियादी सुविधाएं, बेसिक सुविधाएं होनी चाहिए वो अगर नहीं है तो भी वो बालक के साथ दुर्व्यवहार की श्रेणी में ऐसा का प्रावधान रखा गया है। तीसरा हो जाएगा आपके भेदभाव, जाति, आर्थिक, रंग, रूप, वर्ग के आधार पर अगर स्कूल के अंदर बच्चे से भेदभाव किया जाता है तो ये भी आपके बालक के साथ दुर्व्यवहार की श्रेणी में आएगा और इसे हिंसा की श्रेणी में रखेंगे। फिर चौथा है पांचवा है आपके शोषण व हिंसा संबंधी व्यवहार, यानी बालक का शोषण किया जाता है, स्कूल में परेशान किया जाता है। शोषण का मतलब है ज्यादातर उसको ऐसे कार्यों में लगाया जाता है कि भाई हमेशा एक ही बच्चे को झाड़ू लगाना है या स्कूल के कार्य करने हैं, तो ऐसी स्थिति में इसे भी क्या माना जाएगा, हिंसा या दुर्व्यवहार माना जाएगा। अगला है बच्चों को सजा देना, यानी बच्चों को किसी भी प्रकार से शारीरिक दंड देना, ये भी क्या माना गया आपके, ये भी इस अधिनियम के तहत दुर्व्यवहार माना गया बच्चों के प्रति। तो शारीरिक दंड भी आज के कानून के तहत नहीं दिया जा सकता बच्चों को। इसके बाद में शिक्षण संबंधी लापरवाही, शिक्षण संबंधी लापरवाही का मतलब है कि अगर टीचर समय पर कोर्स नहीं करवाता है या समय पर अपना पीरियड नहीं लेता है तो ये भी क्या माना जाएगा, आपके बच्चों के प्रति दुर्व्यवहार की श्रेणी में रखा जाएगा। फिर अगला है बच्चों से संबंधित प्रक्रियाओं में बच्चों की भागीदारी न होना, यानी ऐसे कार्यक्रम जिसमें बच्चों की भागीदारी जरूरी है उन कार्यक्रमों में अगर बच्चों को शामिल नहीं किया जाता है तो ये भी बालक के साथ में दुर्व्यवहार की श्रेणी में रखा जाएगा। इसके बाद में बाल संरक्षण हेतु जारी सारणीय दिशा निर्देशों को, सारगर्भित दिशा निर्देशों को पालन न होना, यानी बाल संरक्षण के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है उनका भी अगर पालन नहीं होता निर्देशों का तो भी वो स्कूल के तहत बालक के साथ दुर्व्यवहार की श्रेणी में रखा जाएगा। फिर है अभिभावकों की भागीदारी सतही तौर पर होना तथा बच्चों के हितों से जुड़े मुद्दों के निर्णय में उनकी भागीदारी न होना, यानी बच्चों से हितों से संबंधित कोई मामले है, समय समय पर आपके जो बैठक आयोजित होती है स्कूल के अंदर, पेरेंट्स मीटिंग आयोजित होती है, तो उसके अंदर माता पिता को बुलाना जाना चाहिए और उनको उचित भागीदारी निभाने का समय देना चाहिए और स्कूल की बातों को, सारी चीजों को जानकारी देना जरूरी है। अगर ऐसा स्कूल प्रशासन नहीं करता है तो ये बालक के साथ स्कूल में दुर्व्यवहार या हिंसा के संबंधित मामले में आएगा। तो इन बातों को भी आपको याद रखना है। तो इस बात से आपके ये सिद्ध हो जाता है कि कौन कौन से व्यवहार स्कूल में बालक के साथ दुर्व्यवहार या हिंसा की श्रेणी में रखे गए हैं। तो इनमें से कोई भी आपके प्रश्न में शामिल किया जा सकता है और ये पूछा जा सकता है कि कौन सा व्यवहार बच्चों के साथ स्कूल के अंदर दुर्व्यवहार या हिंसा की श्रेणी में रखा जाएगा। तो ये हो गए आपके महिला एवं पुलिस अपराध से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। अब इसके अंदर जो नवीनतम कुछ संशोधन हुए हैं उनको मैं एक अलग से वीडियो के अंदर आपको शामिल कर दूंगा और इन्हीं को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना। इनमें से आपको खूब सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे और जो नवीनतम संशोधन है, जो बातें इनके अलावा बच गई है, वो मैं एक अलग वीडियो में आपको पूरा करवा दूंगा। तो अच्छी तरीके से इनको याद कीजिए और अच्छे से अच्छे नंबर हासिल कीजिए। धन्यवाद।